सो हेलो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे तीसरे एपिसोड की तरफ। तीसरा चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, विच इज आर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। वापस मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड मत भूलना। चैप्टर शुरू कर रहा हूं, पर वापस अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं, थर्ड चैप्टर पढ़ने में उतना मजा नहीं आने वाला है। थर्ड चैप्टर आपका है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, मतलब खेती बाड़ी की जितनी भी दिक्कतें थी। पहले तो कौन दिक्कतें देके गया सर? ये अंग्रेज जब गए थे, मतलब जब ब्रिटिशर्स से हम आजाद हुए थे, तो खेती बाड़ी की जितनी भी दिक्कतें थी उसको कैसे सॉल्व किया गया, सरकार ने कैसे उसके लिए सॉल्यूशन के स्टेप्स लिए, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। सर जी टाइम पीरियड बता दो आप। तो 1951 क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में? सबसे पहले पढ़ोगे खेती बाड़ी की दिक्कतें क्या क्या थी, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर 1950, 1950 से पहले क्या दिक्कतें थी जिसके लिए रिफॉर्म लेके आए। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, वो पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, मैं 100% टॉपिक मानता हूं इसको एग्जाम का। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक ना एक तो आएगा ही आएगा, पक्की बात। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक इसी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का पार्ट है, जिसको हम मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। बट शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सर खेतीबाड़ी की दिक्कतें क्या थी? गाइज अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 का वीडियो देखा है ना, मतलब कि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है, तो बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। उसमें अपन ने पढ़ा था ना खेतीबाड़ी की क्या दिक्कतें थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे 1947, वही है। तो खेतीबाड़ी की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एक बार आप पहले एक स्टार्टिंग से एक एक वर्ड पे ध्यान देना। जमींदारी सिस्टम सबसे बड़ी दिक्कत थी। मैंने आपको बोला था ना, लगान मूवी इमेजिन करो, लगान मूवी वापस वही इमेजिन कर लो अभी भी। जमींदारी सिस्टम क्या था, ये लिखा हुआ है ना, फार्मर, जमींदार और ब्रिटिश सरकार। तो अल्टीमेटली फार्मर को जो भी बेचारा वो ग्रो कर रहा था, वो उसमें से 70% तो रेंट देना पड़ता था। अब सरकार ने, भारत सरकार ने 1950 में ठान लिया कि भाई ये रेंट वाला सिस्टम जो है, ब्रिटिशर्स तो चले गए, ये सिस्टम के कारण बेचारे फार्मर डरे हुए। इस सिस्टम में ये जो मीडिएटर है, कौन है मीडिएटर? ये जमींदार है मीडिएटर। इसको हटाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, इसका एग्जिस्टेंस हटाना पड़ेगा। तो सरकार ने इसके लिए रिफॉर्म लिया। पहले तो दिक्कत क्या थी, रिफॉर्म भी प्लान करते जा रहा हूं मैं, दिमाग में याद रहेगा ये, अगर प्रॉब्लम दिमाग में नहीं, रिफॉर्म यू लर्न होंगे। देखते हैं सेकंड दिक्कत थी भारत देश के खेतीबाड़ी की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखो मैंने ना पिक्चर बना रखा है, उससे इमेजिनेशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा इधर देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, पॉइंट पे ध्यान दो इस वाले। तो ये है एग्रीकल्चरल प्लॉट। मान लो एक खेत यहां पे है, दूसरा खेत यहां पे, तीसरा खेत यहां पे और चौथा खेत यहां पे। एक खेत की साइज छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की क्या है। इससे क्या क्या जाया क्या हो रहा है, इससे ये पता पड़ रहा है सर कि लैंड की साइज एक तो फ्रेगमेंटेड, छोटी थी, टुकड़ों में थी, तो बहुत सारा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बंजर रह जाता था, बैरन रह जाता था। ड्यू टू फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड रिमेन बैरन एंड प्रोडक्टिविटी भी लो होती थी। भाई ये जो मोहन साहब हैं, ये ग्रो कर रहे हैं अपना गेहूं, इसी के पास में ये मक्कई उगा रहे हैं, तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं जमीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होने देता था। अब सरकार ने बोला कि यार इतने बड़े खेत में भी तो कन्वर्ट करा जा सकता है, कैसे सरकार ने ये किया, ये हम पढ़ेंगे बाद में। सेकंड प्रॉब्लम के बाद अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट चैप्टर के लिए वापस वही, मैं बार बार आ जाता हूं एक ही टॉपिक पे, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अपना लगान मूवी का वो गाना बरसो रे मेगा मेगा वाला, वो तो उसमें क्या पता पड़ता है हमको कि अपना जो खेती बाड़ी का स्ट्रक्चर था, हमारे जो फार्मर थे, फार्मर भाई, उनके पास ना तो ट्यूबवेल की फैसिलिटी थी, ना हैंडपंप की फैसिलिटी थी, भाई बारिश पे डिपेंडेंट थे। नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यूं ही समझ में आ रहा है ना, बारिश पे डिपेंडेंट थे। अब स्कैंटी रेनफॉल एक बहुत बढ़िया वर्ड है। स्कैंटी रेनफॉल के कारण या डीलेड मॉनसून्स के कारण लो प्रोडक्टिविटी, मतलब ग्रोथ ही नहीं होती थी। तो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन कैसे किया हम पढ़ेंगे आगे, ये प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं, विच इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने फोर्स कर दिया था कि भाई हमारी क्या है, वो हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स ने बोला वो इंडस्ट्री है वहां पे, वो कॉटन हमको बनानी है, मतलब उसमें कपड़ा बनाना है, हमको इंडिगो चाहिए, वो कलर करना है कपड़े पे। तो हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप लोग इंडिगो ग्रो करो, हम लोग लेके जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री में यूज लेंगे, उसका पक्का माल बनाएंगे, दैट इज फिनिश गुड्स बनाएंगे, और उसको हम दूसरे देशों में और आपके देश में भी बेचेंगे। तो गेहूं चावल इनसे ध्यान हटा के फार्मर को फोर्स किया गया, भाई गेहूं चावल ये सब छोड़ो, आप कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करो, कॉटन उगाओ, टी उगाओ, जूट उगाओ,
तो मतलब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा शायद, डिफरेंस आ सकता है ना कमर्शियल क्रॉप वेज क्रॉप्स का, मतलब अपने दिमाग में अपन रखते हैं कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल, वेज क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट एंड राइस, ये वेज क्रॉप्स हैं। तो फार्मर्स को उस टाइम पे फोर्स किया गया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसको भी रिमूव करना था। आगे देखते हैं, अच्छा ये फायदा भी है एक, पर ये प्रॉब्लम बड़ी थी। अच्छा आगे देखते हैं, कन्वेंशनल आउटलुक, उस टाइम फार्मर का आउटलुक बन चुका था। कौन सा आउटलुक? वो सन्यासी वाला, कि भाई अब तो अपने घर के लिए भोजन ग्रो करना है, वो खाएंगे बस, उसमें खुश रहेंगे, कोई झंझट पालनी नहीं। पर ये आउटलुक बदलना था, देश आगे कैसे बढ़ता। तो अल्टीमेटली उस वक्त आउटलुक बन चुका था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो सिर्फ अपने जीने के लिए ग्रो करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उस वक्त, इस आउटलुक को बदलना था, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो पहला टॉपिक हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसको मैं कनेक्ट करूंगा टॉपिक को, याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के साथ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहां से है टॉपिक? अरे 2 मिनट हो गया, पॉज कर लिया था, वापस लिख दिया है। तो अभी आते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये है क्या? देखो खेती बाड़ी की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोग जानते हैं, खेती बाड़ी से सबसे ज्यादा जीडीपी आता था, अभी भी आता है काफी ज्यादा, बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन खेती बाड़ी का एग्रीकल्चर का 1951 में करीब करीब 51% था। जीडीपी सर क्या है? मतलब देश का ओवरऑल प्रोडक्शन 1951 में 51% एग्रीकल्चर से आता था। और क्या है वैसे, देखो 1 मिनट में आगे पढ़ाने से पहले बता दूं, टॉपिक बड़ा बेसिक है, मतलब रटने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो आप लोग मन से भी लिखो तो हर बुक में पॉइंट ही अलग अलग है। एनसीईआरटी विल एक्सेप्टेड मींस सीबीएसई में तुम्हारा ये एक्सेप्ट होगा, कुछ भी लिखो बट रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा दूसरा, खेती बाड़ी नहीं हो तो गेहूं चावल ये सब कहां से खाओगे? तो इट इज अ ग्रेट सप्लाई ऑफ वेज गुड। ओवरऑल 132 करोड़ 132 करोड़ पॉपुलेशन को और करीब करीब 50 करोड़ एनिमल को वेज गुड्स आज खेती बाड़ी ही तो सप्लाई कर रहा है। आपने नोट किया, मैंने इंटरेस्टिंग फिगर्स बोले। अभी मैं आपको है ना इसका एक क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर मैं आपको अभी जस्ट स्क्रीन पे आएगा आपके, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये पॉइंट तो लर्न हो जाएंगे, लैंग्वेज फ्रेम करना, आपके नोट्स बनाना, वो सबसे जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट, मतलब कि हेल्प कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तब हो पाएंगे ना जब खेती बाड़ी होगी। नेक्स्ट, आज भारत देश में चलो अपन बात करें, स्पाइसेस कितने फेमस हैं बाहर विदेश में, तो वो कैसे होते हैं? खेती बाड़ी से तो हो रहे हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक ट्रेड, देश में जो अपन माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ट्रेडिंग जिसको बाइंग और सेलिंग, ये यहीं से हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड में, खेती बाड़ी नहीं तो इतने सारे फार्मर्स जाएंगे कहां? इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देश की करीब 50% जनता, 50% पॉपुलेशन एंगेज्ड है खेती बाड़ी के बिजनेस में। अब हमने ये पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप देखिए एक ये क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और लैंग्वेज पढ़िएगा। तो गाइस ये जो टॉपिक चालू होने वाला है इसका नाम है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म मैंने आपको बोल दिया, आप गारंटी समझो आएगा ही आएगा बोर्ड्स में टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने जितनी प्रॉब्लम पढ़ी ना, उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार ने, मेरे पिन पॉइंट पे ध्यान देना, पब्लिक सेक्टर ने कैसे निकाला, सरकार ने। तो 3 रिफॉर्म बने, एक का नाम है लैंड रिफॉर्म, जमीन के सारे सॉल्यूशन इसमें निकाले गए। दूसरा नाम है टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का बदलाव ये सब इसमें हुआ था। और तीसरा नाम है जनरल रिफॉर्म। वापस सर टाइम पीरियड बता दो, तो ये 1951 में सारी चीजें करी गई है, मतलब 1951 से लेकर 56 तक। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे। सोचो, दिक्कतें सोचो वापस से कि सर एक तो छोटी छोटी जमीनें थी, एक पहली दिक्कत तो ये थी फ्रैगमेंटेड लैंड्स थे। दूसरी दिक्कत थी ये जमींदार सर, मतलब ये जो लैंड ओनर्स बन गए थे और वो रेंट लेने आते थे, ये भी दिक्कत थी। तो सरकार ने सुलझाई सबसे पहली दिक्कत कि जमींदार को भगाओ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। जमींदार वर अबॉलिश्ड। जमींदार को आप सर इंटरमीडियरीज कैसे बोल रहे हो? अरे अभी तो पढ़ाया, इंटरमीडियरी वही तो मीडिएटर थे ब्रिटिश सरकार और फार्मर के बीच में। फार्मर से रेंट लेने आता कौन था? मोहन जी जो फार्मर हैं, अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, उनसे रेंट कौन लेता था आगे? जमींदार। जमींदार जाके रेंट देता था ब्रिटिश सरकार को। तो सरकार, एक तो ये चीज, और अब रेंट लेने आते थे 70%, तो जमींदार को तो हटा दिया। अब पहले क्वेश्चन आता है सर अब ओनर कौन रहा? मतलब हटाया तो अब ओनर किसी को तो बनाया होगा। सरकार ने ओनरशिप दे दी खेती बाड़ी करने वाले को, फार्मर को। एग्जैक्टली, ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द फार्मर। बट फिर भी सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि रेंट नहीं लेंगे, अपनी भारत सरकार ने भी रेंट लिया
और वो रेंट को बट रेगुलेट कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि गेहूं ये सब पूरी इकोनॉमी में पहुंचानी पड़ती है, राशन शॉप्स के थ्रू सारी चीजें होती है। तो सरकार ने क्लियरली बोला कि भाई रेगुलेशन ऑफ रेंट करो। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया 1/3 ऑफ टोटल क्रॉप्स, मतलब कितना 33% ऑफ क्रॉप्स। दिस वॉज द रेंट कि आपको जो भी ग्रो होगा उसका 30%, 33% हमको एज अ रेंट देना है। और आगे क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये क्या है, मैंने अभी आपको क्या बोला, लैंड छोटे छोटे और टुकड़ों में थे। सरकार ने क्या बोला, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके पास छोटी जमीनें थी, ना ट्रैक्टर थे, ना कोई सुविधा थी फार्मिंग करने की, सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, सारे लैंड को सरकार ने कर दिया इक्वल साइजेस का, नियरली इक्वल साइजेस का। सरकार ने क्या किया, लैंड जिनके पास बड़े थे, जिनके पास सरप्लस लैंड थे, उनसे ले लिया गया और इक्वल लैंड करने के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को वो जमीन दे दी गई। मींस सरप्लस लैंड वाज acquired आफ्टर पेइंग कंपनसेशन एंड दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। कुछ आप एक काम करो, ये पिक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। ये लैंड की साइजेस कुछ इस तरीके से कर दी। इससे दो फायदे हुए, जो बैरन लैंड था, मींस जो बंजर जमीनें थी, वो भी यूज में आने लगी, मतलब जो जमीनें काम की नहीं थी, अनकल्टिवेटेड थी, सो कल्टीवेशन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कंसोलिडेशन और सीलिंग को सर आप मिक्स करके क्यों बोल रहे थे? सीलिंग का मतलब होता है बाउंड्री बना दी और लैंड को इक्वल साइजेस में कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब होता है कि बड़ी जमीनों को लेके उनको मुआवजा, कंपनसेशन दिया और वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को दी। मतलब कंसोलिडेशन इज सरप्लस लैंड वाज एक्वायर्ड, सीलिंग इज लैंड वाज प्रोवाइडेड इन स्मॉल साइज, लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल साइजेस, इक्वल साइजेस। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन अब कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? ये कोऑपरेटिव वर्ड से आप एक हैबिट बना लो, जैसे एक रेगुलेशन वर्ड से हैबिट बना लो। इकोनॉमिक्स का बड़ा मतलब, इंडियन इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है, ऐसे बार बार रिपीट होता है। तो रेगुलेशन का मतलब होता है ध्यान देना, और कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऐसे मिल गए थे, ग्रुप बना दिया था उन्होंने। और सरकार का ये करने का सर रीजन क्या था? ये तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर भाई जब जिस फार्मर का छोटा सा जमीन थी, उसके पास टूल्स नहीं थे, वो लाएगा कहां से? पैसे तो थे नहीं। तो सरकार ने बोला कि अब फार्मर्स आपस में मदद करो, मतलब मोहन जी आप आओ, आपको मदद करनी पड़ेगी इनकी, जो यार ये सोहन जी है, इनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग, आप 20 जने ग्रुप बना लो, फार्मर का ग्रुप, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करेगा, एक को ट्रैक्टर सपोर्ट करेंगे, एक को ये जमीन कभी काम आ रही है क्या, किसी का गेहूं है तो किसी का मकई है, तो ये आपस में एक दूसरे के टूल्स शेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ टेक्निक इन विच ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कलेक्ट हो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के टूल्स यूज करते हैं। और कंसोलिडेशन और सीलिंग को अगर एनकरेज, मतलब सक्सेसफुल बनाना था, इसके गेन्स प्रॉपर उठाने थे, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करना जरूरी था। कोऑपरेटिव फार्मिंग से एक और फायदा होता है, जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल जाते हैं तो वो लोग आपस में अपनी जब फसल उगती है तो वो एक साथ बेचने भी जाते हैं, और एक साथ बेचने से उनको फेयर प्राइस मिलती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिव सेल। ये मैं आपको अभी आगे इधर भी पढ़ाऊंगा जनरल रिफॉर्म में। तो ये सब क्या थे? लैंड रिफॉर्म। पर सर क्वेश्चन आया होगा ना कि सर प्रॉपर लैंग्वेज बता दो, तो भाई ये देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, और स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लेना कि अपने को आंसर कैसे लिखना है। ओके, सो गाइज अब इस टॉपिक के बाद हम आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या है? ये जितनी भी दिक्कतें थी टेक्नोलॉजी की, सब सुलझाई जा रही थी इसमें। मतलब पहले तो सबसे पहली चीज, अपने पास उस वक्त HYV सीड्स लॉन्च हुआ था। गाइज इसको पिन पॉइंट बना लेना, अगर आप थर्ड चैप्टर का कोई आंसर लिख रहे हो उसमें HYV सीड नहीं लिख रहे हो तो आपने मतलब कुछ लिखा नहीं। यही सबसे बड़ी अपनी सफलता थी उस टाइम की सरकार की, HYV सीड्स लॉन्च हुए थे। अब पता है स्टूडेंट को HYV सीड्स तो याद हो जाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये तो याद हो जाते हैं। पुराने सीड्स को बोलना आता नहीं, ये पुराने ओल्ड सीड्स बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सीड्स। तो कन्वेंशनल सीड्स को डिस्करेज करना था, लोगों को बोला जा रहा था HYV सीड्स यूज करना चालू करो। अच्छा, HYV सीड्स की खासियत क्या होती है? मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो लिखना पड़ेगा। HYV सीड्स की खासियत ये होती है, वो जमीन को फर्टिलिटी रीगेन, मतलब सॉइल फर्टिलिटी रीगेन करने में हेल्प करता है बहुत क्विकली। उसके बाद ग्रोथ की रेट डबल हो जाती है, मतलब क्विक हो जाती है। जो टाइम पीरियड 6 महीने का था वो 3 महीने 4 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। तो HYV सीड्स स्टार्ट हो चुके थे टेक्निकल रिफॉर्म में सरकार के द्वारा, और डिस्करेज किए जा रहे थे कन्वेंशनल सीड्स, जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनको। यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू हुए थे, और कम से कम 250 लाख टन केमिकल और फर्टिलाइजर अपनी खेतीबाड़ी में यूज हुआ। ये 2014 की बात बता रहा हूं, ये फिगर आपको बुक्स में भी मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड।
पेस्टिसाइड आपको पता है, ये जो खेतों में मतलब जो फसल में कीटाणु और ये लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाना एनकरेज किया जाता। और करीब ये आप फिगर नोट करना और ये लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर बहुत अट्रैक्ट होता है ऐसे न्यूमेरिकल फिगर से। तो हमको ये लिखना है 14 मतलब 14 सेंट्रल प्लांट लॉन्च किए सरकार ने, किसके लिए? पेस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए। आगे फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस चालू करवाई टेक्निकल रिफॉर्म में। अब सर ये क्या होता है? चलो मैं 1 मिनट रुकना, पहले आपको समझते हैं। आपको याद होगा आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा, एक वर्ड है फैलोइंग। रिपीट कर रहा हूं, फैलोइंग। फैलोइंग क्या है? जिसमें क्या करते थे पहले पुराने फार्मर्स, मतलब कि जो जिनको नॉलेज नहीं थी, वो क्या करते थे, जमीन को 6 महीने छोड़ देते थे, ताकि क्यों? उसकी जमीन की फर्टिलिटी रीगेन हो, सॉइल फर्टिलिटी रीगेन हो। अब ये प्रोसेस टाइम इतना वेस्ट करता था, प्रोडक्टिविटी लो होती थी, तो HYV सीड्स आए और इस फैलोइंग को बंद करवाया। क्यों HYV सीड्स? सर बताया ना अभी, फर्टिलिटी से क्विकली रीगेन होती है। फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिखाई गई कि भाई एक खेत को क्यों वेस्ट कर रहे हो, पूरा गेहूं ही उगा रहे हो, आपका कुछ पोर्शन आप कॉटन में भी यूज कर सकते हो। तो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को बंद करवाया, मल्टीपल क्रॉपिंग को एनकरेज कराया। और बताऊं, क्रॉप रोटेशन और सॉइल कन्वर्जन, मतलब कि क्रॉप रोटेशन, सॉइल रोटेशन, इन ये सारी चीजें साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस कहलाती हैं गाइस। ये चीज टेक्निकल रिफॉर्म का पार्ट है। लास्ट, मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनको इंट्रोड्यूस किया, स्प्रिंकलर, तो ये है मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन को एनकरेज किया। ये है हमारे टेक्निकल रिफॉर्म। वापस सर लैंग्वेज बता दो तो भाई देखो क्वेश्चन और खींचो स्क्रीनशॉट। हाँ जी गाइस, सो आते हैं अब हमारे थर्ड और लास्ट रिफॉर्म पे, जनरल रिफॉर्म। देखो एक बार मैं रुक जाता हूं और वापस से बोल देता हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म आएगा, तो पढ़ने का तरीका और सुनने के लिए अभी कंसंट्रेशन डेवलप करो। थोड़ा सा सुनना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से एक बार वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाना चालू करो, हाथों हाथ थोड़ी देर पॉज करो, फटाफट बनाते जाओ। आते हैं जनरल रिफॉर्म पे। फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अपनी जमीन, जो भारत देश की जमीन थी, अगर आप जानेंगे ये फिगर 1951 में, 1950 के टाइम पे नियरली सिर्फ 17% जमीन थी जो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन में थी। अच्छा आज कितनी? करीब 50%। मतलब एग्जैक्ट फिगर बुकिश बताऊं तो 45% लैंड इज इन परमानेंट इरिगेशन एज पर 2015-17। बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये क्या है? ये जनरल रिफॉर्म का पार्ट है जो सरकार ने करवाया है ना। सेकंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। सरकार ने बोला यार कि अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब आप यहां पे लॉन्च कर रहे हो, इसको खरीदेगा कैसे बेचारा फार्मर? तो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च कराई। सबसे पहले चालू हुए थे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वापस ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल जाते हैं, एक सरकार का अध्यक्ष आ जाता है, प्रेसिडेंट, और वो मिलके इसको ग्रो करते हैं। अच्छा और कुछ हुआ कि हाँ बाद में आया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आया बाद में 1955 में। नाबार्ड, आपने सबसे फेमस बैंक, मतलब एपेक्स बैंक के गांव का। तो ये सब जर्नी है, बट अपने को इतना डिटेल नहीं, बस प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सरकार ने चालू करवाया। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट। आ गया ना ये रेगुलेटेड वर्ड फिर से। तो रेगुलेटेड मार्केट मतलब सरकार ने मंडी चालू करवाई। आप लोग ये जो सब्जी मंडी, कृषि मंडी सुना होगा ना, हर शहर में सरकार ने मंडी चालू करवाई। मार्केटिंग चैनल्स हैं आज बहुत बड़े बड़े, सरकार नहीं चालू करवाई, और इसमें सरकारी विभाग के लोग भी बैठते हैं। टोटल आप इसकी क्या कमिटी, आप जैसे मंडी में, खुद भी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपकी सिटी की मंडी में जाओगे, एंटर होगे ना, पूरा ऐसे पैनल बना हुआ है, उस पैनल में 3 जने बैठते हैं। कौन कौन से? एक तो फार्मर के लिए हित में बैठा होता है, फार्मर के साथ बुरा नहीं हो। एक बैठा होता है ट्रेडर, व्यापारी के लिए। एक बैठा होता है सरकार के लिए। ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये मोहन जी आए, ये आए, इनका भाई इतना 1000 किलो गेहूं है, इनको इतना भाव दो, ए ग्रेड का गेहूं है इनको, ये आपस में मिलकर तय होता है। ये ट्रेडर इतने में खरीदेगा, इस व्यापारी को जाके बेचो। ये रेगुलेटेड मार्केट बनाया और उसकी कमेटी में ये 3 लोगों को बिठाया, हर मार्केट कमेटी में। तो सरकार के इस डिसीजन से फार्मर को मिला यार कि हमको गेहूं बेचने का एक डेस्टिनेशन भी मिल गया, हमको अब ये इंटरमीडियरी लूटेगा नहीं बीच में हमारी गेहूं रोक के। तो सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट चालू करवाई, ये तीसरा जनरल रिफॉर्म है। चौथा देखते हैं, मार्केटिंग सोसाइटी चालू करवाई। ये बहुत शानदार है, ये वाला पॉइंट आपको समझना चाहिए। मार्केटिंग सोसाइटी इज अगेन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। सरकार ने बोला कि भाई आप एक काम करो मोहन जी, आप है ना 10 फार्मर का ग्रुप बना लो, है ना, 10-12 फार्मर। आपका क्या गेहूं एक 80 किलो है, एक 800 किलो है, एक 1000 किलो है, मिलके 5000 किलो हो रहा है ना, इकट्ठी करके बेचो। तो अपन क्या भाव बढ़िया करवाएंगे, नेगोशिएशन करवा के लेंगे, नहीं 16 रुपए किलो ही बेचेंगे अपन। तो वो कलेक्टिव सेल कहलाता है। जो ये करवाता कौन है? ये करवाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मैंने आपको बोला ना अभी यहाँ पे, तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग और क्या सर ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एक ही चीज है कि हाँ, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग तो एक टेक्निक है जो चालू करवाई कि आप लोग ट्रैक्टर्स ये सब आपस में यूज करो, और वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी करवाती है, उसका एक अध्यक्ष होता है।
जो ये सारे डिसीजन लेता है। कलेक्टिव सेल में मतलब आपस में फार्मर्स मिलकर जो सेल करते हैं उसमें भी वही हेल्प करता है। एंड लास्टली हम देखते हैं एमएसपी पॉलिसी। गाइज फोकस करना, ये अकेला पॉइंट मतलब इंडिविजुअल पॉइंट भी आ सकता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एक ऐसा इनिशिएटिव है सरकार का जिसमें सरकार ने फार्मर को वादा कर दिया कि आपका माल कहीं बिके या नहीं बिके, कोई ट्रेडर खरीदे या नहीं खरीदे, हम आपको मिनिमम प्राइस लिख के दे रहे हैं भाई, ये मिनिमम रहेगी। हमको आओ, कितना 1000 किलो है, 5000 है, हमको आके बेचो, हम खरीदेंगे। और पहले तो क्वेश्चन मार्क ये आता है, सर ये सरकार करती क्या होगी स्टॉक का? इस स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक, जो सरकार खरीद लेती है। और राशन की दुकानें जो हम बोलते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ये गेहूं, चावल, शुगर ये सब बेची जाती है सस्ते दामों में। किनको? 2 रुपए किलो गेहूं में जो नीडी पीपल होते हैं उनको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन। सो अल्टीमेटली एमएसपी पॉलिसी इज मिनिमम प्राइस वाज गारंटेड बाय गवर्नमेंट। इसका स्टॉक जो कलेक्ट होता है उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, और ये बफर स्टॉक यूज होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। वापस से सर दिखा दो भाई आंसर, तो ये लो इसका आंसर और खींचो इसका स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट ये रब करने से पहले और नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले फोकस करना अगेन HYV सीड्स पर, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट बनने वाला है। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक मैंने आपको HYV सीड तो भी बोल ही दिया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेसिक मकसद ही HYV सीड्स के थ्रू ग्रोथ बढ़ाना था। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट में, हमको ये पॉइंट्स क्या गिवन है। देखिए एम, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम क्या था? फूड सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मकसद था कि भारत सरकार को ऐसा बनाया जाए कि उसको फूड तो एटलीस्ट इंपोर्ट ना करना पड़े। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? गेहूं और चावल के लिए किया गया था, व्हीट और राइस के लिए किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेसिकली फॉर 2 क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस। मतलब इसका कोई कमर्शियल क्रॉप से लेना देना था ही नहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अच्छा नेक्स्ट, इसके क्या क्या, इसके करने से क्या क्या रिजल्ट है? पहले तो ये समझो, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन वर्ड से आप समझ लो ना, ये खेती बाड़ी के लिए किया गया था, एग्रीकल्चर के लिए किया गया था, रिवॉल्यूशन था, एक मतलब चेंज था। तो अपन बात करते हैं सक्सेस की, इसके क्या क्या सक्सेस है। पहले तो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। आप 1951 से लेके अगर मैं बात करूं 2017 तक, तो ओवरऑल मिला के 20 टाइम से भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। किसका? क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब व्हीट और राइस का। उसके बाद चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर का जो पहले आउटलुक था, मोहन जी ये बोलते थे, मतलब जो फार्मर थे वो ये बोलते थे कि भाई हमको घर के लिए पहले सन्यासी बन के बस हमारे को भोजन खाना है, उतना हम ग्रो कर लें। वो आउटलुक का बदला, कमर्शियल आउटलुक, कॉटन ग्रो करो, ये सब ग्रो करो, ये आउटलुक बदला। बट व्हीट और राइस के थ्रू ही बदला कि आप लोग इसको अच्छे से ग्रो करके मार्केट में पैसा कमा सकते हो। राइज इन एक्रिएज, ये बहुत शानदार वर्ड है। एक्रिएज का मतलब क्या होता है? देखो यहां पढ़ो, एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया, कितना? करीब करीब 40% एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा। और लास्ट सक्सेस, भारत देश आखिरकार सेल्फ सफिशिएंट बन ही गया। उसको अब निर्भर किसी देश पर रहने की जरूरत नहीं है दूसरे चीजों के लिए। अच्छा अब देखो, मैं एक बार यहां तक एक बार रुकता हूं, फेलियर से पहले रुकता हूं। इसका एक क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, ये आप एक बार स्क्रीन पे देखो। अच्छा नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेलियर की। अब फेलियर आप देखो, ओनली व्हीट एंड राइस, ये फेलियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये सिर्फ गेहूं और चावल के लिए था, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरा एक फेलियर है कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इसका जो बेनिफिट था ये कुछ ही स्टेट्स में पहुंच पाया। ऐसा क्यों? मतलब राजस्थान इधर नहीं आ पाया ज्यादा, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया था। तो मेनली ये पंजाब की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन स्टेट्स में बहुत सही पहुंच पाए, क्योंकि ये स्टेट एफ्लुएंट थे, जहां पे HYV सीड्स ना सक्सेसफुल काम करने लगा है। सो अगर मैं बात करूं फेलियर की, तो ओनली व्हीट एंड राइस, ये पहला फेलियर हो गया। दूसरा, इट वाज सक्सेसफुल इन सम एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ लाइक पंजाब एंड तमिलनाडु। तो ये है हमारा पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा एक सेकेंड, आप एक काम करें, फेलियर्स का भी ये वाला क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करें। ओके अब हम एक बार, आप चाहें तो ये वाले शॉर्ट नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में ही अपन पढ़ें। ओके लास्ट फाइनल वीडियो में मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे तो आप बिल्कुल फ्रीली मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई मटेरियल की नीड लगे तो ये पूरा मटेरियल जो भी मैं लिख रहा हूं डिटेल में, जो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट में सामने आ रहा है, ये पूरा एक बुक में आपको मिल सकता है। आप व्हाट्सएप पे इसको बता सकते हैं कि आपका एड्रेस और सारी डिटेल, आप ये पूरा मटेरियल चाहें तो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा कुछ चार्जेस में, जो आपको व्हाट्सएप या मेल के थ्रू बता दी जाए। होप सो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
गाइस अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेस करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।